नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक देखने वाले वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005। वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 ये आज का हमारा टॉपिक है। ये रेगुलेशन के बारे में हर एक आदमी को मालूम होना चाहिए जो हाइट पे जाके काम करने वाला है। अभी ये जो आज का टॉपिक है वर्क एट हाइट रेगुलेशन, इसके अंदर में वर्क एट हाइट रेगुलेशन क्या है, कब बनाया गया है, या इसके अंदर में जो भी डिटेल दिया गया है, कौन कौन से उसके अंदर में रेगुलेशन इंक्लूड है या उसके अंदर में कौन कौन से शेड्यूल्स इंक्लूड है, तो ये पूरा डिटेल आज का जो हमारा टॉपिक है वर्क एट हाइट रेगुलेशन इसके अंदर में कवर करेंगे। क्योंकि वर्क एट हाइट में जो भी आदमी काम करेगा उसके लिए वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 के बारे में मालूम होना ही चाहिए। इसके लिए ये जो वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 ये जो टॉपिक है इसको एंड तक देखना है और आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर में क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर में जो वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 का मेन जो हाईलाइट या जो मेन पॉइंट है उसको देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005। ये हमारा टॉपिक है और इसके अंदर में ये जो वर्क एट हाइट रेगुलेशन है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है अरेंजमेंट ऑफ द रेगुलेशन और जो शेड्यूल ऑफ द रेगुलेशंस। अरेंजमेंट ऑफ द रेगुलेशंस है, इसके अंदर में 19 रेगुलेशन है। कितना है, 19 रेगुलेशंस है। अलग अलग जो है उसका जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है वो कितने रेगुलेशंस है, टोटल 19 है। और इसके अंदर में जो शेड्यूल्स है, मतलब जो रेगुलेशंस के अंदर में जो डिटेल कवर नहीं होता है उसको जो एक्सप्लेन किया गया है किसके अंदर में, शेड्यूल के अंदर में। वो शेड्यूल्स कितने हैं, टोटल 8 शेड्यूल है। तो आज का जो टॉपिक है इसके अंदर में हम लोग क्या देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ द रेगुलेशन। ये जो रेगुलेशंस है इसको कैसे अरेंज किया गया है और जो शेड्यूल ऑफ द रेगुलेशन इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो रेगुलेशंस है वर्क एट हाइट के अंदर में वो है सिचुएशन एंड कमिटमेंट। सिचुएशन मतलब उदाहरण और कमिटमेंट मतलब प्रारंभ, मतलब ये कब से मतलब इसको बनाया गया था या कब से इसको प्रारंभ किया गया था, कब से ये स्टार्ट हुआ है। तो इसमें एक ही बात ध्यान रखना है आपको, ये जो वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 है वो 16 मार्च 2005 में बनाया गया था। कितना है, 16 मार्च 2005 में बनाया गया था और 6 अप्रैल 2005 से कमिंग इनटू द फोर्स, मतलब इसको लागू किया गया था। ये बात का आपको ध्यान रखना। ये पहला रेगुलेशन है हमारा सिचुएशन एंड कमिटमेंट के अंदर में, इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड रेगुलेशन है वो क्या है, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या। अगर आपको ये जो वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 अगर इसको अप्लाई करना है या इसी के अकॉर्डिंग काम करना है तो और भी अलग अलग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है या जो एक्ट है उसको भी आपको उसके साथ में ही लेके काम कर सकते हैं। सिर्फ वर्क एट हाइट रेगुलेशन को लेके आप काम नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन कौन से रेगुलेशंस है को वर्क एट हाइट के साथ हम लोग को अप्लाई करना है या उसके साथ में लेके एक साथ काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रेगुलेशन है वो हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एक्ट 1974। इसको आपको याद रखना है। अगर वर्क एट हाइट रेगुलेशन आपको यूज करना है तो उसके साथ साथ क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एक्ट 1974 का भी आपको यूज करना पड़ेगा या उसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट जो रेगुलेशन लगेगा वो है कंस्ट्रक्शन हेल्थ एंड सेफ्टी वेलफेयर रेगुलेशन 1996 सेक्शन ए। इसको भी आपको अगर वर्क एट हाइट रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करना है तो साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। और जो थर्ड और एक रेगुलेशन है हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क रेगुलेशन 1999, कितना है 1999 सेक्शन बी, उसको भी आपको साथ में ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तभी आप ये जो वर्क एट हाइट रेगुलेशन है उसको यूज कर सकते हैं। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो रेगुलेशन है वो है एप्लीकेशन। तो ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर में एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो वर्क एट हाइट रेगुलेशन है ये कहाँ पे, सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में लागू किया गया था या ग्रेट ब्रिटेन से ही स्टार्ट हुआ है या यूके का रेगुलेशन है, ये बात का ध्यान रखना है। तो इसको अगर ग्रेट ब्रिटेन के बाहर में अगर आपको यूज करना है तो मैंने इसके पहले भी बोला हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एक्ट 1974 इसको भी आपको साथ में लेके काम करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 4th नंबर रेगुलेशन है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। तो इसके अंदर में ध्यान रखना है कि हम लोग को जो प्लानिंग है वो सही से करना है। जो भी हम लोग को वर्क एट हाइट के लिए जो भी इक्विपमेंट लगेगा या जो भी हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है उसको सही से फुलफिल करना है। सेकेंड बात है इसके अंदर में जैसे कि हमारा जो सुपरविजन है वो 100% होना चाहिए। कोई भी जो वर्क एट हाइट का जो एक्टिविटी है उसके लिए सुपरविजन सही से
होना चाहिए। और क्या है, जैसे कि हमारा इमरजेंसी और रेस्क्यू के लिए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग के पास प्लान होना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हम लोग को ध्यान रखना है कि जो हमारा सुपरविजन है या जो हमारा इमरजेंसी जो रेस्क्यू जो टीम है या इमरजेंसी रेस्क्यू टीम बोलते हैं ना, ERT मेंबर है वो होना चाहिए, फर्स्ट एडर होना चाहिए, तो उधर जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज है वो सारा होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना है प्लानिंग के अंदर में वर्क एट हाइट के लिए, वेदर कंडीशंस। अगर ज़्यादा बारिश हो रहा है किसी एरिया में या लोकेशन पे या ज़्यादा हाई विंड स्पीड है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को प्लान करना पड़ेगा। इसके अंदर में डिटेल है पूरा 4 नंबर रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। नेक्स्ट है हमारा जो 5th नंबर रेगुलेशन, वो है कॉम्पिटेंस। जो भी वर्क एट हाइट में जो भी आदमी इन्वॉल्व रहेगा या जो भी काम करने वाला जो बंदा रहेगा वो कॉम्पिटेंट पर्सन ही होना चाहिए। उसको वर्क एट हाइट के बारे में अच्छे से नॉलेज होना ही चाहिए। उसके लिए उसको जो ट्रेनिंग है, हो सकता है वो थर्ड पार्टी से या हमारा कंपनी का जो ट्रेनिंग रहता है उसको जो उसका जो ड्यूरेशन रहेगा या जो एक सर्टेन पीरियड है उसके अंदर में वो होना ही चाहिए। या वर्क एट हाइट रिलेटेड जो हजार्ड्स है या जो कंट्रोल मेजर्स है इसके बारे में जो पूरा डिटेल है ये जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसको मालूम होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, जो भी आदमी वर्क एट हाइट के लिए जाएगा तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन ही होना चाहिए, उसको जो है वर्क एट हाइट के बारे में पूरा मालूम होना चाहिए। ये था हमारा 5th नंबर रेगुलेशन, क्या था, कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेशन है 6th नंबर, अवॉइडेंस ऑफ रिस्क फ्रॉम वर्क एट हाइट। जो ऊंचाई पे हम लोग को काम करना है वो टाइम में जो वर्क एट हाइट रिलेटेड जो रिस्क है, रिस्क मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस, मतलब संभावना और उसका परिणाम, तो इसको अवॉइड करना है हम लोग को वर्क एट हाइट के लिए। तो उसके लिए जो भी डिटेल्स है किसके अंदर में मिलेगा हम लोग को, 6 नंबर रेगुलेशन है, इसके अंदर में पूरा डिटेल दिया। अवॉइडेंस ऑफ द रिस्क फ्रॉम वर्क एट हाइट के अंदर में क्या है, सबसे पहले है हम लोग को रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड है हम लोग को जैसे कि अवॉइड करना है, या जो ये जो डिस्टेंस है इसको अवॉइड करना है, हम लोग को हाइट पे काम ही नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कुछ हम लोग यूज कर सकते हैं, या जो भी वर्क एक्टिविटी है जो हाइट पे होने वाला है उसको हम लोग ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं। ये बात का आपको ध्यान रखना है। और क्या कर सकते हैं इसके लिए, जो रिस्क के लिए, जैसे कि अगर हम लोग अवॉइड नहीं कर पाए अगर वर्क एट हाइट का काम, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज डिस्टेंस, जो ये जो वर्क एट हाइट है जितना कम लेवल में अगर हाइट पे हम लोग जाके काम कर सकते हैं उतना हाइट पे हम लोग जाके ट्राई करना है एक काम करने का। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, जैसे कि फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो भी फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है, रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर है, पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम है, ये सारा यूज करके ही हम लोग काम कर सकते हैं। या जो फॉल प्रोटेक्शन जो सिस्टम है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और क्या है, जो जाने आने का एक्सेस है वो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग को यूज करना है। तो ये जो पूरा डिटेल हम लोग को किस कौन सा रेगुलेशन में मिलेगा, वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 के जो 6 नंबर रेगुलेशन है उसके अंदर में ये पूरा डिटेल हम लोग को मिलेगा। नेक्स्ट है जो हमारा 7 नंबर रेगुलेशन है वो है सिलेक्टिंग ऑफ द वर्क इक्विपमेंट फॉर वर्क एट हाइट। सिलेक्टिंग ऑफ द वर्क इक्विपमेंट फॉर वर्क एट हाइट, वर्क एट हाइट पे हम लोग को काम करने के लिए जो इक्विपमेंट हम लोग को जो यूज करना है या जो सिलेक्ट करना है उसके बारे में जो पूरा डिटेल है किसके अंदर में मिलेगा, 7 नंबर जो रेगुलेशन है इसके अंदर में मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, जैसे कि कैसे कैसे हम लोग को सिलेक्शन करना है, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, इसमें जो प्रायोरिटी है इसके लिए देना है कि जो हमारा पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम है, मतलब ऊंचाई से गिरने से जो बचाने वाला जो इक्विपमेंट है सबसे पहले हम लोग को कंसीडर करना है। उसके अंदर में फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है या हो सकता है और भी दूसरा जो इक्विपमेंट हम लोग यूज करने वाले हैं वो सब सबसे पहले कंसीडर करना है। सेकेंड बात है, ये जो सिलेक्ट करते समय एक बात ध्यान रखना है, अगर हाइट के हिसाब से या जो वर्क लोकेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का उसका यूज करना है। जैसे कि इक्विपमेंट हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, हर टाइम में फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस का यूज करके हर जगह पे काम पॉसिबल नहीं होगा। तो कई कई जैसे कि रूफ वर्क है वहां पे फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस का काम क्या आएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए जो पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम के लिए क्या यूज करेंगे, जैसे कि इनर्शिया रील रहता है या रिट्रैक्टेबल जो फॉल अरेस्टर रहता है, ऐसा सिस्टम यूज करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, वो जो डिस्टेंस है हमारा जो गिरने का वो डायरेक्ट ही कम हो जाएगा। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए रिट्रैक्टेबल जो फॉल अरेस्टर सिस्टम है वो क्या करता है, जैसे ही हम लोग को झटका लगता है वहां पर ही लॉक हो जाता है। तो फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस से जो बेटर जो ऑप्शन है या जो चॉइस है उसका यूज करेंगे। थर्ड क्या और क्या कर सकते हैं इसके अंदर में, जैसे कि
सिलेक्ट करने के टाइम में जैसे कि नॉर्मल जगह पे खड़े होकर अगर हम लोग काम करने से बेटर है स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म का यूज करना है। उसमें जो है टॉप गार्ड रेल है, इंटरमीडिएट गार्ड रेल है, टो बोर्ड है, तो वो सही से लगाया हुआ स्कैफोल्ड का हम लोग को यूज करना है। उसके बाद क्या है, जैसे कि इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए जो इक्विपमेंट हम लोग यूज करने वाले हैं वो सही से होने चाहिए, या हम लोग को टाइम पे हम लोग को रेस्क्यू कर सकता है ऐसे इक्विपमेंट का जो है यूज हम लोग को करना है। तो ये जो पूरा डिटेल हम लोग को किसके अंदर में मिलेगा, 7 नंबर जो रेगुलेशन है सिलेक्टिंग ऑफ वर्क इक्विपमेंट फॉर वर्क एट हाइट के अंदर में। नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेशन है वो है रिक्वायरमेंट फॉर वर्क इक्विपमेंट। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट फॉर वर्क इक्विपमेंट में अगर हाइट पे हम लोग को काम करना है तो क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा या क्या क्या हम लोग को जरूरी है। सबसे पहले तो हमारा जो पीपीईज है वो होना चाहिए। सेकेंड है जो फॉल प्रोटेक्शन जो सिस्टम है उसका यूज करेंगे, जैसे कि टो बोर्ड है, गार्ड रेल है, हैंड रेल है, या जो भी हम लोग को गिरने से बचाएगा ऐसा जो इक्विपमेंट है उसका यूज करेंगे। उसके बाद पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम है उसका यूज करेंगे। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, जैसे कि सेफ्टी नेट है अलग अलग टाइप का या अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसका यूज करेंगे। या जो एज है जहाँ पे हम लोग खड़े होकर काम करने वाले उसको सही से बैरिकेशन होना चाहिए या वहां पे वार्निंग साइन होना चाहिए। उसके बाद क्या है, जैसे कि हमारा जो पोजीशन बनना चाहिए, जो जहां पर भी हम लोग काम करेंगे वर्क एट हाइट में वहां पे सही पोजीशन बना के हम लोग को काम करना है। ऐसे सारे जो इक्विपमेंट है वर्क इक्विपमेंट उसी का यूज करेंगे। हर जगह पे हम लोग स्कैफोल्डिंग यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई एक जगह है जहाँ पे स्कैफोल्डिंग से काम नहीं होगा, तो वहां पे जो अलग जो इक्विपमेंट है जैसे कि हमारा बूम लिफ्टर है, मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म है, या जो सीजर लिफ्ट है, ऐसे सारे जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, लैडर है। लैडर तो कॉमन ही है वर्क एट हाइट में, अगर हम लोग काम कर रहे हैं, अगर स्कैफोल्डिंग से भी जाना है तो हम लोग क्या लगेगा, लैडर ही लगेगा। तो ये सारा जो पॉइंट है इसके अंदर में ध्यान रखना है। किसके अंदर में, 8 नंबर हमारा रेगुलेशन है रिक्वायरमेंट फॉर वर्क इक्विपमेंट के अंदर में। नेक्स्ट जो रेगुलेशन है कितवा नंबर, 9th नंबर, वो क्या है, फ्रेजाइल सरफेस या नाजुक जगह, जहां पे मतलब कमजोर जगह है या जो नाजुक जगह है ऐसी जगह पे हम लोग को काम करना है। ये जो है फ्रेजाइल सरफेस ज्यादातर कहां पे रहता है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में तो बहुत जगह पे पाया जाता है, लेकिन जहां पे हमारा जो कैनोपी टाइप जो रूफ वर्क रहता है वहां पे ज्यादातर ये पाया जाता है, या जहाँ पे कोई अगर बिल्डिंग का है या जो प्लांट का जो टॉप एरिया रहता है वहां पे जो शीटिंग किया जाता है, ये सारा जो जगह रहता है वहां पर ज्यादातर ये मिलता है हम लोग को देखने को। या रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल के अंदर में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि टैंक का है या जो रूफ है वो बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है और बाद में उसका चेंजेस है, मॉडिफिकेशन है, तो ये सारी जगह पे जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेजाइल सरफेस या नाजुक सरफेस। तो ये जो फ्रेजाइल सरफेस है इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए, सबसे पहले है हम लोग को जो है पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम का यूज करना है। सेकेंड बात ध्यान रखना है, अगर ऐसा कहीं पर भी जगह है तो उसको अच्छे से सपोर्ट देना है, उसको अच्छे से इंस्पेक्शन होने के बाद ही वहां पे हमारा जो आदमी है या जो हमारा प्रोसीजर है उसी को फॉलो करके ही यहाँ पे आदमी जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कोई जगह है जहाँ पर मतलब सही से अगर आदमी खड़ा हो जाएगा तो नीचे गिरने के चांस है, तो नीचे लेवल में जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो सही से होना चाहिए। थर्ड है, अगर ऐसा कहीं पर भी जगह कंस्ट्रक्शन में आपको दिखता है तो उसमें वार्निंग साइन होना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी आदमी विदाउट परमिशन ना चला जाए, या जो भी इसका प्रोसीजर है फ्रेजाइल सरफेस के लोकेशन में जो भी काम करने का उसको फॉलो करके वहां पे जाना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात एक ध्यान रखना है, अगर ऐसा कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन में आपको दिखता है तो जो हमारे साथ में जो भी बंदे काम कर रहे हैं उन लोगों को अवेयर भी करना है। ये जो सारा डिटेल है किसके अंदर में मिलेगा हम लोग को, रेगुलेशन नंबर 9 के अंदर में मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेशन है वो है 10th नंबर, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मतलब ऊंचाई से मटेरियल का गिरना। फॉलिंग ऑब्जेक्ट है इसके लिए क्या है, जैसे कि जहां पर भी आप लोग काम करेंगे वहां पे जो भी लोकेशन रहेगा या जहां पर भी रहेगा वहां पे टो बोर्ड होना चाहिए, उससे क्या है मटेरियल नहीं गिरना है। या जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पे कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद जो मटेरियल ऊपर से गिरेगा वो नहीं गिरना चाहिए। इसके लिए अगर टूल्स है तो उसके लिए क्या है, टूल लैनियर का यूज करना है। अगर दूसरा कोई मटेरियल है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टाई करके या कहीं ना कहीं उसको लॉक करके मटेरियल को ऊपर में हम लोग को रखना है। उसके बाद ये जो फॉलिंग जोन है, मतलब मटेरियल फॉलिंग जो जोन है उसको अच्छे से बैरिकेशन होना चाहिए। ये सारे जो पॉइंट है ये कवर करने हैं हम लोग को फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए, या इसके अंदर में ये जो सारा डिटेल है वो दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो रेगुलेशन है नंबर कितना है, 11,
डेंजर एरिया। 11 नंबर रेगुलेशन किसके लिए है? डेंजर एरिया के लिए है। तो ये जो डेंजर एरिया इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो अनऑथराइज्ड पर्सन एंट्री है वो बंद करके रखेंगे। एक क्लियर है, ये सबसे पहले ध्यान रखना है। सेकंड क्या कर सकते हैं, जहां पर भी ऐसा डेंजर एरिया है वहां पे साइनेजेस या जो इंडिकेट करेगा ऐसा जो भी साइनेजेस है या जो डिस्प्ले बोर्ड है उसको हम लोग को वहां पे लगाना है। तो और भी बहुत सारे जो प्रिकॉशंस है डेंजर एरिया के लिए, परमिट टू वर्क सिस्टम का इंप्लीमेंट करना है, या जो हमारा जो सुपरविजन है 100% होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रिकॉशंस है या जो इसका जो प्रोसीजर है किसके अंदर में मिलेगा हम लोग को, रेगुलेशन 11 के अंदर में। नेक्स्ट हमारा जो रेगुलेशन है 12th नंबर किसके लिए, इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क इक्विपमेंट। मतलब जो भी हम लोग इक्विपमेंट है जो हम लोग यूज करने वाले हैं वर्क एट हाइट के लिए, तो वो क्या है, उसका जो इंस्पेक्शन है वो कैसे होना चाहिए या उसके लिए कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसके बारे में इसके अंदर में दिया गया है। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है LOLER, लिफ्टिंग ऑपरेशन एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट रेगुलेशन 1998। ये जो रेगुलेशंस है इसी के अकॉर्डिंग हमारा काम होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो भी हमारा स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म है विद इन 7 डेज इसका री इंस्पेक्शन होना चाहिए, मॉडिफिकेशन के बाद री इंस्पेक्शन होना चाहिए, न्यू जब बनाता है वो टाइम में इसका जो है इंस्पेक्शन डन या जो कंप्लीट होना चाहिए, या उसका जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर में कुछ इफेक्ट होता है वो टाइम में जो हमारा स्कैफोल्डिंग उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। उसके बाद और क्या है, जैसे कि वेदर कंडीशन में अगर कुछ चेंजेस आता है या कुछ बदलाव आता है तो वो टाइम में हमारा जो स्कैफोल्डिंग है उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, और रेगुलर जो री इंस्पेक्शन रहता है वो 7 डेज के अंदर में होना चाहिए। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा जो रेगुलेशन है कौन सा है, 13, इंस्पेक्शन ऑफ प्लेस ऑफ दी वर्क एट हाइट। जहां पर भी हम लोग काम करने के लिए जाने वाले या जो हाइट पे जहां पर भी हम लोग काम करने के लिए जाते हैं वहां पर जो है इंस्पेक्शन होना चाहिए, या जो परमिट टू वर्क सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट करेंगे, या सेफ्टी ऑफिसर चेक करेंगे, या जो परमिट इशू करेगा या जो परमिट जो साइन करता है या ऑथराइजर है या परमिट कंट्रोलर है, वो सारे लोगों का जो भी है जहां पर भी ये जो काम होगा वहां पे जो इंस्पेक्शन करने का उन लोगों का सबसे पहले जिम्मेदारी रहता है। उसके बाद जहां पर भी हम लोग अगर वहां पे जाते हैं काम करने के लिए तो हम लोग का खुद का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आदमी वहां पे काम करने के लिए जाएगा वो जो लोकेशन है उसको चेक करना है और उसके बाद ही हमारा काम वहां पे स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके अंदर में और क्या आएगा, जैसे कि हमारा जो फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है या जो फॉल प्रोटेक्शन के लिए जो हम लोग स्कैफोल्डिंग या जो भी प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करने वाला है उसका जो गार्ड रेल है, मिड रेल है या टो बोर्ड है, वो सारा जो है ये किसके अंदर में चेक होना चाहिए, 13 नंबर रेगुलेशन, इंस्पेक्शन ऑफ दी प्लेस ऑफ दी वर्क एट हाइट। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेशन है नंबर 14, वो किसके लिए है, ड्यूटीज ऑफ द पर्सन एट वर्क। मतलब जो आदमी है उन लोगों का क्या क्या मतलब कर्तव्य है काम के प्रति, उसके बारे में जो पूरा डिटेल है किसके अंदर में दिया गया है, 14 नंबर रेगुलेशन, ड्यूटी ऑफ पर्सन एट दी वर्क। मतलब जहां पर भी आपका जहां काम हो रहा है वहां पे अगर कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो वो सब रिपोर्टिंग है वो सही से होना चाहिए। ये सारा जो डिटेल है, और भी बहुत सारा ऐसा जो आदमी का कर्तव्य है, या कोई आंसर अगर काम करते हुए दिख रहा है तो उसको हम लोग को इमीडिएट स्टॉप करना है, या कोई रॉन्ग प्रैक्टिस दिख रहा है तो उसी को हम लोग को कुछ ना कुछ एक्शन लेना है उसके ऊपर, या उसका जो सही प्रोसीजर है उसके बारे में बताना है। और क्या आएगा इसके अंदर में, जैसे कि जहां पर भी हाइट पे अगर कोई आदमी जा रहा है तो उसको फॉल प्रोटेक्शन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, हो सकता है वो इक्विपमेंट है या और भी अदर रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल होने के बाद ही वो आदमी वहां पे जाना चाहिए। ये हर एक आदमी का जो है जिम्मेदारी है और उसी के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेशन है वो है 15 नंबर रेगुलेशन, एग्जेप्शन बाय हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव। मतलब क्या है, जैसे कि स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो भी छूट दिया जाता है या जो बताया जाता है उसके बारे में जो पूरा डिटेल है इसके अंदर में हम लोग को मिलेगा रेगुलेशन 15 के अंदर में। नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेशन है 16 नंबर रेगुलेशन, वो किसके लिए है, एग्जिम्पशन फॉर आर्म फोर्सेस, क्योंकि ये यूके का रेगुलेशन है तो वहां के लिए जो भी है आर्म फोर्सेस जो भी रहेगा उन लोगों के लिए जो भी डिटेल है वो किसके अंदर में मिलेगा, 16 नंबर रेगुलेशन के अंदर में। क्योंकि ये रेगुलेशन हर एक जगह के लिए अलग अलग नहीं बनेगा, हम लोग को अपना जहाँ पे काम है उसी के अकॉर्डिंग इसको यूज करना है। तो हो सकता है कोई पॉइंट है एप्लीकेबल रहते हैं, कोई नॉट एप्लीकेबल भी रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेशन है 17, वो किसके लिए है, अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजनल एंड यूज ऑफ वर्क इक्विपमेंट रेगुलेशन 1998। ये जो 1998 का जो रेगुलेशन है कौन सा है, प्रोविजन एंड यूज ऑफ वर्क इक्विपमेंट रेगुलेशन।
तो इसके अंदर में कुछ अमेंडमेंट मतलब तो कुछ चेंजेस किया गया है। तो ये सारा जो डिटेल क्या है किसके अंदर में मिलेगा हम लोग को, रेगुलेशन 17 के अंदर में मिलेगा। नेक्स्ट जो है हमारा रेगुलेशन 18 नंबर रेगुलेशन, वो किसके लिए, रीअपील ऑफ द सेक्शन 24 ऑफ दी फैक्ट्रीज एक्ट 1961। अभी आप लोग बोलेगा कि फैक्ट्री एक्ट 1961 कहाँ से आया, इंडिया में तो 1948 है, लेकिन ये जो वर्केट हाइट रेगुलेशन 2005 ये हम लोग देख रहे हैं वो कहाँ का है, यूके का है। तो यूके का जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1961 उसके अंदर में जो सेक्शन 24 है उसके लिए रीअपील किया गया है, या कुछ चेंजेस करने के लिए हो सकता है, या कुछ ऑब्जेक्शन हो सकता है, या ऐसे सारा जो डिटेल है वो पूरा किसके अंदर में दिया गया है, रेगुलेशन 18 के अंदर में, 18 के अंदर में। और जो लास्ट नंबर रेगुलेशन है 19 नंबर, वो किसके लिए, रिवोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो रेगुलेशन है रिवोकेशन है इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर में जो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अंदर में जो भी चेंजेस है ये सारा जो डिटेल है वो किसके अंदर में मिलेगा हम लोग को, रेगुलेशन 19 के अंदर में मिलेगा। तो ये जो हम लोगों ने अभी ये सारा देखा, ये वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 के अरेंजमेंट ऑफ द रेगुलेशन, इस तरह से इसको अरेंज किया गया है 1 by 1, ताकि आदमी को आसानी से समझ में आ जाए या आदमी आसानी से पढ़ सके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट देखेंगे वो क्या देखेंगे, शेड्यूल ऑफ द रेगुलेशन। मतलब ये जो हमारा जो रेगुलेशन से जो अरेंजमेंट किया हुआ है उसके अंदर में जो और ज्यादा जो इंफॉर्मेशन वो किसके अंदर में मिलेगा हम लोग को, जो शेड्यूल ऑफ द रेगुलेशन से उसके अंदर में जो मोर डिटेल मतलब जो ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल हम लोग को मिलेगा। तो अभी ये जो शेड्यूल ऑफ द रेगुलेशंस कितना है, टोटल 8 है, ये बात का ध्यान रखना है आपको। तो शेड्यूल ऑफ द रेगुलेशंस है, इसके अंदर में सबसे पहला रेगुलेशन देखते हैं, रेगुलेशन 64A, रिक्वायरमेंट फॉर एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ वर्क एंड मीन्स ऑफ एक्सेस एग्रेस एट हाइट। मतलब जैसे कि ये जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन कौन सा है, 64A। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं ये हमारा जो मेन जो अरेंजमेंट है इसके अंदर में क्या है, 6 नंबर का, अवॉइडेंस ऑफ रिस्क फ्रॉम वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट रिलेटेड जो रिस्क है उसको हम लोग अवॉइड करना है, इसके लिए ये 6 नंबर का जो रेगुलेशन है उसका जो शेड्यूल है मतलब जो एक्सप्लेनेशन है ये किसके अंदर में हम लोग को मिलेगा, शेड्यूल नंबर 1 के अंदर में। मतलब जो एक्सेस एग्रेस है इसके लिए पूरा डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा 2 नंबर जो शेड्यूल्स है, रेगुलेशन 8A, रिक्वायरमेंट फॉर गार्डरेल, टोबोर्ड और सिमिलर प्रोटेक्शंस। क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर गार्डरेल, टोबोर्ड और सिमिलर प्रोटेक्शन। ये कौन सा रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 8। ये किसके लिए, रिक्वायरमेंट फॉर वर्क इक्विपमेंट। जो वर्क इक्विपमेंट जो हाइट पे काम करने के टाइम में जो हमारा इक्विपमेंट है या जो हमारा स्कैफोल्डिंग का अगर हम लोग यूज करते हैं या जहां पर भी हम लोग को काम करना है वहां पे कैसे काम करेंगे, या जो फॉल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जो यूज करने वाले हैं तो उसके बारे में। तो इसके अंदर में गार्डरेल मतलब जो हमारा एक टॉप गार्डरेल रहता है, एक इंटरमीडिएट रहता है और टो बोर्ड रहता है। कोई भी जो प्लेटफॉर्म है इसी हिसाब से होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जो टो बोर्ड का हाइट रहता है कितना रहता है, 150 mm का रहता है, और टो बोर्ड के टॉप से जो इंटरमीडिएट गार्डरेल है वो कितना होना चाहिए, 470 mm। और जो इंटरमीडिएट गार्डरेल है वहां से जो टॉप गार्डरेल है वो कितना होना चाहिए, 470 mm। तो ये है हमारा गार्डरेल का। और सिमिलर प्रोटेक्शन अगर ये नहीं दे सकते, हो सकता है कोई वेल्डिंग से भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं। इस तरह का जो प्रोटेक्शन है वो देना है, वो किसके अंदर में, शेड्यूल नंबर 2 के अंदर में। नेक्स्ट जो हमारा शेड्यूल है वो कौन सा है, शेड्यूल नंबर 3। इसके अंदर में पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो इसके अंदर में जो पार्ट 1 रेगुलेशन है वो किसके लिए दिया गया है, रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग प्लेटफॉर्म। और जो पार्ट 2 रेगुलेशन किसके लिए दिया गया है, एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर स्कैफोल्डिंग। तो ये जो है हमारा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो फुल्ली कवर होना चाहिए, उसके अंदर में जो गैप नहीं होना चाहिए, जाने आने का एक्सेस क्लियर होना चाहिए, या उसके ऊपर में कोई लूज मटेरियल नहीं होना है। तो ये सारा जो डिटेल है पार्ट 1 के अंदर में आएगा। और सेकेंड जो इसके अंदर में जो पार्ट है, एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर स्कैफोल्डिंग। जैसे कि लैडर एक्सेस हो गया तो उसके साइड में जो हम लोग गार्डरेल लगाते हैं, लैडर के साइड में जो आदमी नहीं गिरना है बोल के, या जो कहीं आपने देखा होगा अगर ज्यादा हाइट होता है तो टॉप गार्डरेल और इंटरमीडिएट गार्डरेल के अलावा भी एक जो एडिशनल जो एडवांस गार्डरेल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारा जो है एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ दी स्कैफोल्डिंग है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को ये प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट जो है हमारा शेड्यूल नंबर 4, रेगुलेशन 8C, रिक्वायरमेंट फॉर कलेक्टिव सेफगार्ड फॉर अरेस्टिंग फॉल। इसके अंदर में क्या डिटेल है, जैसे कि जहां पर भी रिक्वायरमेंट है एडिशनल जो सेफगार्ड प्रोवाइड करने का उसको प्रोवाइड करना है। इससे क्या हो जाएगा, अगर आदमी है
वो गिरने से बच जाएगा। तो ये जो पूरा डिटेल है इसके अंदर में मिल जाएगा, या हो सकता है हम लोग मैन बास्केट यूज करेंगे तो उसको क्या है फुल्ली कवर रहेगा। तो ऐसे अलग अलग मेथड है, उसको हम लोग को इसके अंदर में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट जो है हमारा शेड्यूल नंबर 5, वो किसके लिए है? रेगुलेशन 8D किसके लिए है? रिक्वायरमेंट फॉर ऑल पर्सनल फॉल अरेस्टिंग सिस्टम, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 किसके लिए? एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर वर्क पोजीशन सिस्टम। पार्ट 3 किसके लिए? एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर रोप एक्सेस एंड पोजीशन सिस्टम। पार्ट 4 किसके लिए? एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर अरेस्टर सिस्टम। और 5वां नंबर है वो एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर वर्क रिस्ट्रेंट सिस्टम। तो इसके अंदर में टोटल कितना दिया है? 5 पार्ट, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो सबसे पहला क्या है? फॉल अरेस्टर सिस्टम के लिए, जो पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम के लिए। सेकंड किसके लिए? पोजीशनिंग सिस्टम, जहां पर हम लोग काम करेंगे वहां का जो पोजीशन है वो किस हिसाब से होना चाहिए उसके लिए। उसके बाद जो थर्ड नंबर है वो किसके लिए? रोप एक्सेस एंड पोजीशनिंग सिस्टम, जहां पे हर एक टाइम में स्कैफोल्डिंग या जो वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड पॉसिबल नहीं होता है, वहां पे क्या है? रोप एक्सेस का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग का बड़े बड़े क्लीनिंग चलता है तो वो किससे होता है? रोप एक्सेस से होता है। ऑफशोर का जो समुद्र के अंदर में जो वर्क होता है बहुत सारी जगह पे ये जो है रोप एक्सेस का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है? सबसे टॉप में जो फॉल अरेस्टर सिस्टम को लगाया जाता है, हो सकता है वो ट्राइपॉड है, एलपॉड है, तो इस तरह का जो लेटेस्ट अपडेटेड जो सिस्टम है वो लगाया जाता है, या जो फिक्स किया जाता है एक जगह पे उसको टॉप में सिस्टम, वहां से जो आदमी है वो क्या है? पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम है उसका यूज करके धीरे धीरे अपना जो काम है वो भी करता है और उसी के साथ साथ अपना सेफ्टी भी हो जाता है। नेक्स्ट और क्या है? पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम। तो ये जो मैंने बोला कि रोप एक्सेस और पोजीशन सिस्टम है, इसी के अंदर में जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो ये भी पूरा जो पॉइंट है इसी के अंदर में कवर होता है। और जो लास्ट है इसके अंदर में एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर वर्क रिस्ट्रेंट सिस्टम के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा शेड्यूल नंबर 6 है वो किसके लिए? रेगुलेशन 8E रिक्वायरमेंट फॉर द लैडर। ये जो लैडर का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए पूरा डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा शेड्यूल नंबर है वो कितना नंबर है? 7 नंबर, रेगुलेशन नंबर 12। कितना है? रेगुलेशन नंबर 12C, पर्टिकुलर टू बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा जो अरेंजमेंट किया है उसके अंदर में रेगुलेशन नंबर 12 क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क इक्विपमेंट। इसके अंदर में मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर भी आप समझ लेना है। इसके अंदर भी क्या है? जो भी हमारा इक्विपमेंट है वो इंस्पेक्टेड होना चाहिए। उसका जो है विजुअल इंस्पेक्शन है या पीरियोडिक इंस्पेक्शन है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है, वो सारा वो टाइम पे होना चाहिए। या इसका जो रिपोर्ट बनता है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो रिपोर्ट के अंदर में जो भी है हमारा जो इक्विपमेंट है उसका पूरा डिटेल होना चाहिए। इक्विपमेंट का जो इंस्पेक्शन करता है उसका नेम, साइन और डेट ये होना चाहिए, क्योंकि क्या है ये सारा जो डिटेल है वो कोई भी रिपोर्ट रहेगा आपका इंस्पेक्शन का उसके ऊपर में होना चाहिए। तो इसके अंदर में पूरा डिटेल में दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा है शेड्यूल नंबर 8, रेगुलेशन नंबर 19, यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है। 19 है, जब अरेंजमेंट किया है उसके अंदर में ज्यादा डिटेल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब इसके अंदर में जो शेड्यूल बना के जो एक्सप्लेन किया गया है उसके अंदर में अच्छे से डिटेल दिया गया है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, क्या है? वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005। इसके अंदर में जो मेन कॉमन जो हमारा पॉइंट है उसको याद रखना है। इसके अंदर में कितने पार्ट है? 2 है। एक है अरेंजमेंट ऑफ द रेगुलेशन, सेकेंड है शेड्यूल ऑफ द रेगुलेशन। तो अरेंजमेंट कितना है? टोटल 19 रेगुलेशंस है और शेड्यूल्स कितना है? टोटल 8 है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।